नए पार्लियामेंट हाउस की इफ्तिताह की तैयारियां तेज। तमिलनाडु के पुजारी बाकायदा पूजा करके कायम करेंगे सेंगोल की रिवायत। हुकूमत 75 रुपए के सिक्के करेगी जारी। पीएम मोदी पार्लियामेंट हाउस की तामीर में लगे, कर्मयोगियों को देंगे एजाज। पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह का बायकॉट करने की सियासत पर हंगामा। कई अपोजिशन जमातों ने कांग्रेस समेत दीगर तमाम जमातों के बायकॉट के फैसले को बताया पार्लिमानी रिवायत के खिलाफ। वजीर दिफा ने कहा, सियासी नफा नुकसान से मुहावरा सभी इस तारीखी लम्हे के बने गवाह। वजीर दाखिला अमित शाह ने सेंगोल पर कांग्रेस के मौक़िफ़ पर किया एतराज़। कहा, कांग्रेस को भारतीय सकाफत से इतनी नफरत क्यों। थिरुवावदुथुराई अधिनियम ने सेंगोल पर कांग्रेस के दावे को करार दिया झूठा। कहा, 1947 में सेंगोल को जवाहरलाल नेहरू के हवाला करने के अमल के दस्तावेजी रिकॉर्ड हैं दस्तियाब। शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के झूठ का देंगे जवाब। सुप्रीम कोर्ट में नए पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह से मुतालिक दरख्वास्त गुजार ने ली वापस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरख्वास्त नहीं है काबिल समाअत। दरख्वास्त में नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह सदर जमहूरियत से कराने का किया गया है मुतालबा। दिल्ली हुकूमत की फाइलों को तबाह करने का मामला। बीजेपी ने कहा, सीसीटीवी वीडियो से करप्ट अरविंद केजरीवाल हुकूमत हुई बेनकाब। बीजेपी ने वज़ीर आला केजरीवाल से किया फौरी इस्तीफे का मुतालबा। बीजेपी ने दिल्ली की पुलिस कमिश्नर से भी इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने का किया मुतालबा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गुज़िश्ता 1 साल से जेल में बंद सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर दी मशरूत जमानत। 6 हफ्तों की अबूरी जमानत हुई मंजूर। मीडिया से बात करने और दिल्ली से बाहर जाने पर लगाई पाबंदी। एचएस प्रणॉय और पीवी सिंधु मलेशिया मास्टर्स के सेमीफाइनल में पहुंचे। दोनों खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में सख्त मेहनत के बाद जीत की दर्द। श्रीकांत क्वार्टर फाइनल में हार गए। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के अनीश गोड़ा ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जीता पहला गोल्ड मेडल। तैराकी में मर्दों के 200 मीटर मेडले में शिवा श्रीधर और खवातीन के 4x 200 मीटर फ्री स्टाइल में जैन यूनिवर्सिटी ने गोल्ड मेडल किया अपने नाम। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। आइंदा इतवार यानी 28 मई को मुल्क की तारीख नया बाब लिखा जाएगा जब मुल्क का नया पार्लियामेंट हाउस कौम के लिए वक्फ होगा। इसी रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना हुक्मरानी की मुक़द्दस अलामत सेंगोल को कबूल करेंगे और इसे नए पार्लियामेंट हाउस में नस्ब करेंगे। सेंगोल भारतीय तहजीबी अक़दार और उसूलों की नुमाइंदगी करता है। इस मौके पर हुकूमत 75 रुपये के सिक्कों को भी जारी करेगी। नए पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह के मौके पर उन कामगारों को भी खुसूसी तौर पर एजाज़ से नवाजा जाएगा जिन्होंने अपनी मेहनत से भारत की जमहूरियत के इस नए मंदिर को बहुत ही कम वक्त में शानदार तरीके से बनाया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सेंगोल पर कांग्रेस की बयानबाजी पर जवाबी हमला किया है। वज़ीर दाखिला ने ट्वीट में लिखा, कांग्रेस पार्टी भारतीय रिवायात और सकाफत से इतनी नफरत क्यों करती है। भारत की आज़ादी की अलामत के तौर पर तमिलनाडु के एक मुक़द्दस शिव मठ के जरिए पंडित नेहरू को एक मुक़द्दस सेंगोल दिया गया था, लेकिन उसे मामूली छड़ी के तौर पर एक म्यूजियम में भेज दिया गया था। अमित शाह ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, अब कांग्रेस ने एक और शर्मनाक तौहीन की है। एक मुक़द्दस शिव मठ थिरुवदुथुराई अधिनियम ने खुद भारत की आज़ादी के वक्त सेंगोल की अहमियत के बारे में बात की थी। कांग्रेस अधिनियम की तारीख को झूठा बता रही है। कांग्रेस को अपने रवैये पर गौर करने की ज़रूरत है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा, मुल्क के अवाम ने नरेंद्र मोदी को 2 बार मुंतखब किया है और उन्हें वज़ीर आज़म बनाया है। देश की जनता कांग्रेस की इच्छा पर निर्भर नहीं है। ये लोकतंत्र है। लोगों ने मोदी जी को चुनकर प्रधानमंत्री बनाया है, मगर एक कांग्रेस पार्टी और उनका राज परिवार प्रधानमंत्री जी को स्वीकारने के लिए 9 साल तक तैयार नहीं।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट की नई इमारत के ताल्लुक से बायकॉट कर रही सियासी जमातों से अपील की है कि वो सियासी नफे नुकसान से ऊपर उठकर अपने फैसले पर फिर से गौर करें। वजीर दिफा ने कहा है कि पार्लियामेंट की नई इमारत भारत की जमहूरी अज़्म के साथ 140 करोड़ भारतीयों के वक़ार और उनकी तवक्कात का भी इजहार है। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है और इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से यह संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है, यह तो संसद भवन के उद्घाटन का समारोह है। अतः हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। राजनीतिक विरोध के अनेक अवसर आते जाते रहेंगे और मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें और इस समारोह में भाग ले ऐतिहासिक क्षण के वह साक्षी बने। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की नई इमारत के इफ्तिताह के मामले से मुतालिक अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने कहा है कि दरख्वास्त समाअत के लायक नहीं है। आला अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ऐसी दरख्वास्तों को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। अदालत ने पूछा कि मफाद आमा की इस दरख्वास्त में अवामी मफाद क्या है। अदालत के सवाल पर दरख्वास्त गुजार कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। इस तरह नई पार्लियामेंट के इफ्तिताह के इख्तलाफ से मुतालिक दरख्वास्त को अर्जी गुजार ने वापस ले लिया है। दरख्वास्त में पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह सदर जमहूरिया के हाथों कराने का मुतालबा किया गया था। और शिव मर्ड थिरुवदोईथुराई अधिनियम ने सेंगोल के ताल्लुक से कांग्रेस के इल्जामात को झूठा और बदबख्ताना करार दिया है। मट ने कहा है कि हमने सुना है कि कुछ सियासी जमातों की तरफ से सेंगोल के हवाले से बातें की जा रही हैं, इससे हमें बहुत तकलीफ हुई है। मट ने अपने बयान में कहा है कि सियासी जमात ने कहा है कि सेंगोल को 1947 में इक़्तिदार की मुंतकली की अलामत के तौर पर इस्तेमाल करना और इससे मुंसलिक वाक़या झूठा है। हमारे पास रिकॉर्ड है कि हमें इक़्तिदार की मुंतकली के रस्म के लिए मदऊ किया गया था। मट ने कहा कि हमारे अधिनियम ने राजा जी की दावत का एहतराम किया। हमने सेंगोल बनवाया, उसे लॉर्ड माउंटबेटन को दिया, उनसे वापस लिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पुरवकार तकरीब में पेश किया। इसे नेहरू को अतिया करने वाले स्वामी ने वाज़े किया था कि यह सेंगोल खुद की हुक्मरानी की अलामत है। ये कहना कि तकरीब जाली और झूठी थी हमारी साख पर सवालिया निशान है। इसके अलावा सेंगोल के इस्तेमाल की अहमियत को कम करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत अफसोसनाक है। मट ने कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में तफसीली जानकारी देंगे। इनकम टैक्स महकमा तमिलनाडु में 40 से ज़्यादा मकामात पर छापे मार रहा है। सीनियर इनकम टैक्स राय के मुताबिक तलाशी ऑपरेशन तमिलनाडु के वजीर आला और DMK पार्टी के वजीर सेंथिल बालाजी समेत कई मशहूर लोगों के खिलाफ किया जा रहा है। तमिलनाडु में महकमा इनकम टैक्स के अफसरान की तरफ से वजीर सेंथिल बालाजी के साथ मुबैना ताल्लुकात रखने वाले मुख्तलिफ सरकारी ठेकेदारों की रिहाइश गाहों और दफातर समेत तकरीबन 40 मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। चेन्नई, कुरुवर और दीगर मकामात पर भी छापेमारी की जा रही है। और इस बीच दिल्ली कानून साज असेंबली में अपोजिशन लीडर रामवीर सिंह विधोड़ी ने दिल्ली हुकूमत की फाइलों को तबाह करने के मामले में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से फौरी तौर पर इस्तीफे का मुतालबा किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का त्यागपत्र की मांग करता हूं, क्योंकि यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जब से यह घटना घटी है उनकी ओर से कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं और उनके चीफ मिनिस्टर रहते हुए सेक्रेटेरिएट में 3 लोग घुसते हैं और सरकारी फाइल्स की चोरी करते हैं और ये वे फाइल्स हैं जिनकी जांच राजशेखर जो स्पेशल सेक्रेटरी है उनके द्वारा की जा रही है। और इन सभी घोटालों में दिल्ली सरकार के मंत्री नहीं बल्कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की इन्वॉल्वमेंट भी स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। तो मुख्यमंत्री नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से तुरंत त्यागपत्र दें। मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री से ये मांग करता हूं। अगली खबर, टीएमसी लीडर अभिषेक बनर्जी को मगरबी बंगाल टीचर भर्ती घपले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने सीबीआई और ईडी की तहकीकात पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी पर 25 लाख रुपए का जुर्माना आयद करने का हुक्म पर रोक लगा दी है। 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय को केस की समाअत से अलग करते हुए नए बेंच के सामने समाअत का हुक्म दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म एक टीवी इंटरव्यू में जस्टिस गंगोपाध्याय के उस केस से मुतालिक तबसरा करने के बाद दिया। अभिषेक बनर्जी के वकील का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट को अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच के मामले की नए सिरे से समाअत करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप के इजलास में कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बदनवानी रोकने के लिए भारत की कोशिशों को पूरी दुनिया किस तरह से देख रही है, इन मौज़ूआत पर हमारे नुमाइंदे नीरज सिंह ने मीनाक्षी लेखी से खास बातचीत की। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी इस समय हमारे साथ हैं। मैडम, करप्शन को लेके एक बड़ी चिंता है पूरी दुनिया में और यहाँ समिट भी हो रहा है, वर्किंग ग्रुप की बैठक भी हो रही है। कैसे देखती हैं, कितनी बड़ी चुनौती है पूरी दुनिया के लिए? G20 देशों का समूह ऐसा है जो कि 85% दुनिया भर की जीडीपी कंट्रोल करता है और आज G20 के इवेंट के अंदर महिलाओं का और भ्रष्टाचार के बीच जो रिश्ता है उसको जांचने की प्रयास किया गया, क्योंकि महिलाएं सबसे अधिक भ्रष्टाचार से प्रभावित होती है। तो चाहे वो हेल्थ केयर सिस्टम है, पढ़ाई लिखाई है, बच्चों की दवा है, भोजन है, ये इन तरीके की जो बेसिक चीज़ें, सफाई है, सैनिटेशन है, वो सब चीज़ों का प्रभाव महिलाओं के ऊपर सबसे अधिक पड़ता है। ये एक बड़ा कह सकते हैं बड़ा सवाल भी है, क्योंकि ये भी देखने को आता है कि बहुत सारे लोग यहाँ से पैसा लेके विदेशों में चले जाते हैं और उनको वापस लाना एक बड़ी कड़ी प्रक्रिया है। तो अगर सहमति बनेगी तो बड़ी आसानी रहेगी। बिल्कुल सही आपने कहा कि जो प्रक्रिया में जो रुकावटें हैं उन रुकावटों के ऊपर सही मायने में काम होना चाहिए, क्योंकि इस विषय को लेकर सब लोग, सारी G20 के जितने देश हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं। भ्रष्टाचार के विरोध में सब लोग हैं और सब लोग दुनिया के सिस्टम को साफ करना चाहते हैं। जब आप देख रही हैं कि G20 की बैठकें चल रही हैं एंटी करप्शन को लेकर, पहले भी वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई, सेकंड बैठक ये होनी है, तो किस तरह की सहमति या किस तरह के विचार निकल कर आ रहे हैं जो G20 के देश आ रहे हैं करप्शन, एंटी करप्शन को लेकर? देखिए, वो विचार भी तकरीबन के एक ही समान आ रहे हैं और बहुत सारी कोहेजन है लोगों के बीच में विचारों को लेकर, और जेंडर और करप्शन को लेकर तो पूरी चारों तरफ सहमति दिखाई देती है कि सबसे अधिक जो है भ्रष्टाचार का असर महिलाओं पे पड़ता है और उनको भोजन, स्वास्थ्य, सफाई, शौचालय, ऐसी चीज़ों पर असर जब पड़ने लगता है तो वो हमारे यहाँ जो अंत्योदय वाली बात है कि अंतिम पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति कोई और नहीं, महिला ही है। तो जो अंतिम महिला खड़ी है पंक्ति में, उसको बच्चों की चिंता है, स्वास्थ्य की चिंता है, आने वाली पीढ़ियों की चिंता है और सही संस्कार देने का काम जिम्मा भी उसी का है। तो वो इन सब दुविधाओं से निकलेगी कैसे जब तक हम उसको सशक्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री लगातार जिस करप्शन के खिलाफ काम कर रहे हैं, किस तरह की सहमति या किस तरह की बातें हैं जो दूसरे देशों के लोग करते हैं कि इंडिया के अंदर करप्शन के खिलाफ लगातार मुहिम चल रही है? देखिए, दोनों प्रकार की चीज़ें हैं। पहली बात तो जो मुहिम भारत ने चलाई पिछले 9 सालों में भ्रष्टाचार हटाने के लिए, उससे लोगों को अवगत कराना भी आवश्यक है, क्योंकि उन सब के पास हमने कितने प्रयास किए हैं और वो राजनीति को सुधारने का हमने कितना बड़ा काम किया है, वो शायद अभी तक पूरी देश दुनिया में संदेश जो है वो भी पहुंचाना जो है वो हम सबका कार्य है। और G20 के इस इवेंट के माध्यम से वो एक बहुत बड़ा संदेश दुनिया में जाएगा। तो ये थी हमारे साथ मीनाक्षी लेखी जी, जो बता रही थी कि करप्शन के खिलाफ किस तरीके की मुहिम भारत सरकार लगातार चला रहा है और G20 के जो देश हैं वो भी भारत की इस मुहिम में कहीं ना कहीं समर्थन देते प्रतीत हो रहे हैं। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, उत्तराखंड। और अगली खबर, उत्तराखंड के नरेंद्रनगर में जारी इंसादे बदनवानी वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग का आज दूसरा गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास में जिन्स और बदनवानी के मौजू पर तबादला ख्याल किया गया। उमूर खारजा और सखावत के मरकजी वज़ीर मुमलिकत मीनाक्षी लेखी ने बहस में हिस्सा लिया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि अच्छी हुकूमत की तारीफ उसकी तरफ से आवाम के लिए किए जाने वाले फलाही कामों से तय होती है। लेखी ने जनधन अकाउंट, मुद्रा योजना, आयुष्मान भारत, DBT के साथ साथ खवातीन को बाइख्तियार बनाने जैसी स्कीमों के जरिए बदउनवानी को ख़त्म करने के लिए भारत सरकार की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। इस प्रोग्राम में खुशहाल सेल्फ हेल्प ग्रुप की रजनी रावत ने उत्तराखंड में सेल्फ हेल्प ग्रुपों की कामयाबी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रियासत के देही इलाकों में खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुपों के जरिए माली तौर पर बाइख्तियार हो रही हैं और खुद कफील भी बन रही हैं।
G20 ममालिक के गैर मुल्की नुमाइंदों ने बदउनवानी के खिलाफ माशरे में बेदारी पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि खवातीन इस सिमत में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि हर शोबे में खवातीन की शमूलियत को बढ़ाने की जरूरत है। तकरीब के दौरान भारत सरकार की तरफ से बदउनवानी को रोकने और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए किए गए मुख्तलिफ इक़दामात पर मुख्तलिफ तस्वीरें भी दिखाई गई। हैदराबाद में समर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया जिसमें सयाहों की बड़ी भीड़ नजर आ रही है। अंडर वाटर टनल एक्वेरियम एक्सपो यहां लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही है। अंडर वाटर टनल एक्वेरियम में लोग हजारों रंग बिरंगी मछलियां देखने आ रहे हैं। बच्चे हों या बड़े, हर उम्र के लोग यहां आकर मछलियों को देखकर निहायत खुश हो रहे हैं। साथ ही अंडर वाटर टनल एक्वेरियम एक्सपो के एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है कि उनका मकसद लोगों को कुछ नया दिखाना है और लोगों के रद्द-ए-अमल ने उनका जोश बढ़ाया है और वो आने वाले बरसों में कुछ और भी नया दिखाने की कोशिश करेंगे। साबिक मरकजी वजीर और सीनियर बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में बैनुल-अक़वामी सर्कस फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। दिल्ली के सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में मुनक़िद होने वाले इस 4 रोज़ा मेले में भारत के अलावा रूस, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान के फनकार सर्कस में अपने करतब दिखा रहे हैं। इस मौके पर हमारे नामनिगार गिरीश निशाना से खुसूसी बातचीत करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि डिजिटल दौर में भी सर्कस की दिलचस्पी कम नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सर्कस न सिर्फ तफरीह का जरिया है बल्कि बड़े पैमाने पर फनकारों के लिए रोजगार का जरिया भी है। देश की राजधानी दिल्ली में इंटरनेशनल सर्कस फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। एक ब्रिटिश रॉक बैंड था, बहुत मशहूर रॉक बैंड था। उसका एक बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही इमोशनल और बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग था कि शो मस्ट गो ऑन। और ये बात मेरा नाम जोकर जो राज कपूर साहब की थी, उसमें ये एक बहुत पंच लाइन थी, शो मस्ट गो ऑन। जो सर्कस है उसका संरक्षण, उसका संवर्धन और उसकी सुरक्षा हमारे सांस्कृतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जिम्मेदारी भी है। और मैं इस बात की बहुत खुशी है मुझे कि आज देश भर के चुने हुए तमाम जो सर्कस के कलाकार हैं, वो कलाकार जो है वो उस सर्कस की संस्कृति को ज़िंदा करने के लिए मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। रेनबो सर्कस और भी उससे जुड़ी हुई पूरी टीम आज जो है वो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सर्कस महोत्सव हो रहा है, जिसमें कि न केवल भारत के बल्कि पूरी दुनिया के सर्कस से जुड़े हुई टीम यहाँ दिखाई पड़ेगी आपको। ये एक बहुत अच्छा शुरुआत है और मैं देख रहा हूँ कि कितना लोगों में उत्साह है, कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आज डिजिटल युग है, लेकिन डिजिटल युग में भी जो सर्कस का महत्व है और जो सर्कस की जो है ज़रूरत है, विश्वसनीयता है, ज़रूरत है, वो कम नहीं है। दिल्ली के सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में इंटरनेशनल सर्कस फेस्टिवल चल रहा है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजू जी, जो जोकर की भूमिका निभाते हैं। सर्कस फेस्टिवल लेके हम लोग आए, रंबो सर्कस। इसमें रशिया, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान का है और इंडियन आर्टिस्ट है, सब मिलके हम लोग एक फेस्टिवल जैसा काम कर रहे हैं। और तो सोचता है कि दिल्ली वाला है तो दिल वाले है, देखता हूँ दिल्ली वाला रंबो सर्कस को दिल में बिठाता है या नहीं है। लेकिन शो 1-2 घंटे का शो है, एकदम मस्त शो है, कॉमेडी मस्त है और सब बहुत अच्छा लगा। ये सब कुछ मुमकिन हो गया है कि हमारा मुख्तार अब्बास नकवी जी साहब का प्यार आशीर्वाद की वजह से। ये इंटरनेशनल सर्कस फेस्टिवल 4 दिवसीय है, जिसमें कलाकार एक से बढ़कर एक करतब करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। मुल्क को खुद कफील बनाने का ख्वाब तभी पूरा होगा जब मुल्क की बेटियां खुद इन्हिसारी और खुद के जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगी। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी बहुत सी बेटियां हैं जो न सिर्फ खुद कफील हैं बल्कि अपनी कोशिशों से दूसरी बेटियों के लिए भी खुद कफील होने की राह हमवार कर रही हैं। इन बेटियों में से एक हैं जिला सिरमौर के पावंटा साहिब की डॉक्टर हलीन कौर, जो कि दूसरी बेटियों के लिए भी काम कर रही हैं। पेश है ये रिपोर्ट। मुल्क और रियासत में ऐसी बहुत सी बेटियां हैं जिनसे तहरीक लेकर दूसरी बेटियां भी खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के पावंटा साहिब की डॉक्टर हलीन कौर भी
इन बेटियों में से एक हैं जो मुल्क भर में सिरमौर जिले का नाम रोशन करके दूसरी बेटियों के लिए एक तहरीक बन रही हैं। पांवटा साहिब की डॉक्टर हरलीन कौर को कई रियासती और कौमी एजाज़ात से नवाजा गया है। टैरो कार्ड रीडर और हीलिंग थेरेपी की माहिर हरलीन कौर खवातीन और नौजवानों को बेकरी और केक बनाने की तरबियत भी देती हैं, जिसकी वजह से बहुत सी नौजवान खवातीन खुद कफील हो चुकी हैं। मेरी क्लासेस चलती है मेडिटेशन की, ध्यान की, हीलिंग के ऊपर, उसके ऊपर बहुत पूरे इंडिया से मेरे पास स्टूडेंट्स हैं और अभी करीब मैं 25-30,000 स्टूडेंट्स को सिखा चुकी हूँ। हमारी 200 स्टूडेंट्स की अभी लाइव जूम चल रहा है आजकल, जिसमें हम मेडिटेशन कर रहे हैं। 7 डेज का मेडिटेशन चल रहा है। 250 स्टूडेंट्स हैं उसमें जूम क्लास में। डॉक्टर हरलीन कौर को साल 2022 में नेशनल लेवल पर होम बेकर ट्रेनर और केक एंड बेकरी ट्रेनर का अवार्ड मिल चुका है और सरोजनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया है। साल 2002 में उन्होंने एक तरबियती मरकज का आगाज किया, जिसके जरिए खवातीन को मोमबत्तियां, हाथ से बनी हुई ज्वेलरी और वेस्ट मटेरियल से बहुत सी अच्छी मसनूआत बनाना सिखाया गया और बहुत सी खवातीन और नौजवानों को केक, टॉफियां और चॉकलेट बनाने की तरबियत दी गई, जिससे खवातीन की जिंदगी में बहुत तब्दीली आई है। मुझे केक का शौक था। मैंने डॉक्टर हरलीन से कांटेक्ट किया। एक्चुअली मैंने उनका फेसबुक पे देखा था तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इनके साथ कांटेक्ट किया, केक बेकिंग वगैरह। तो इनके पास आई तो बहुत अच्छा इन्होंने मुझे सिखाया। ये मेरी हॉबी है केक सीखना, मतलब मेरे को चाहिए था कुछ कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करूँ, कुकिंग करूँ, क्योंकि घर पे मम्मा कहती है कि कुछ बना ले, तो इसलिए फिर मेरे को इंटरेस्ट आया कि मैं केक सीखूँ। बेकिंग मेरी हॉबी थी और मैंने सोचा था कि होटल मैनेजमेंट को मैं एज अ करियर चूज़ करूँगा, पर जब मैं केक बनाता था तो मेरे को ऐसा लगता था कि उसमें कोई कमी है या फिर कोई इंग्रेडिएंट मिसिंग है। तो जब मैंने प्रोफेशनली सीखा मैम से तो मेरे को कॉन्फिडेंस आया और एक पता लगा कि प्रोफेशनल केक कैसे बनते हैं और टेस्ट का पता लगा कि प्रोफेशनली केक का टेस्ट कैसा होता है और मैम ने बहुत अच्छे से सिखाया हमें। यकीनन डॉक्टर हरलीन कौर खवातीन के लिए तहरीक का जरिया है, जो माशरे की दीगर खवातीन के मुस्तकबिल को भी संवार रही हैं। हिमाचल प्रदेश से सतीश शर्मा की रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और गैर मुल्की खबरों में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अपलोड वीडियो में फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डी सेंटिस का मजाक उड़ाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने उनके पोलिंग नंबर्स का भी मजाक उड़ाया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि डेमोक्रेट्स ने उन्हें बड़ा धचका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बहुत से रिपब्लिकन गवर्नर ने काफ़ी अच्छा काम किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी के अंदर रॉन के दावे को साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा चैलेंज करार दिया जा रहा है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक उम्मीदवार सदर जो बाइडन को भी चैलेंज कर सकते हैं। फ्लोरिडा के रिपब्लिकन गवर्नर रॉन डी सेंटिस बाकायदा तौर पर अमरीकी सदारती इंतखाबात की दौड़ में शामिल हो गए हैं। गवर्नर रॉन ने 2024 के सदारती इंतखाबात के लिए अमरीका के वफाकी इंतखाबी हुक्काम के सामने अपना दावा पेश किया है। वाशिंगटन में एक वफाकी जज ने बगावत की साजिश और अमरीका से मुतालिक दीगर जराइम के ओहद कीपर्स के बानी स्टुअर्ट रोड्स को मुजरिम करार देते हुए 18 साल कैद और कैली मैगस को 12 साल कैद की सज़ा सुनाई है। कैपिटल फसादियों को दी जाने वाली अब तक की सबसे लंबी सज़ा है। अपनी सज़ा सुनाने से एन कबल कमरा अदालत में सियासी तौर पर इल्ज़ामात की जद में आने वाली तकरीर में खुद को एक सियासी कैदी कहा और कहा कि जब उसने इस हफ्ते के शुरू में हामियों के साथ एक फ़ोन कॉल में हुकूमत की तब्दीली के बारे में बात की। समाअत के दौरान जज ने उन दावों को मुस्तरद किया और रोड्स की इश्ताल अंगेज़ बयानबाजी पर तशवीश का इजहार किया, जिसमें अमरीकी ऐवान की साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी को फांसी देने की धमकियां भी शामिल हैं। दरअसल रोड्स और मैगस को 6 जनवरी 2021 को फिसादात से मुतालिक सबसे हाई प्रोफाइल ट्रायल्स में से एक सरकारी कार्रवाई में रुकावट डालने और दस्तावेजात या कार्रवाई के साथ छेड़छाड़ करने का भी मुजरिम ठहराया गया है। अगली खबर ईरान से। ईरान ने तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने ईरान के इस तजर्बे को बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दिया है। 3 यूरोपीय हुकाम ने कहा है कि बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान को खबरदार किया है कि अगर तेहरान ने यूरेनियम को जौहरी हथियार बनाने के लिए अफसूदा किया तो वह अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों को वापस लेना शुरू कर देंगे। पिछले साल ममालिक के वज़राए ख़ारजा की तरफ से भेजे गए गैर मुसद्दक़ा ख़त में दी गई धमकी मग़रिबी की निशानदही करती है कि ईरान 90% खालिसतन बम ग्रेड यूरेनियम तैयार कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुआयना कारों की जानिब से फ़िज़ाई हमलों से बचाव के लिए ज़ेर ज़मीन गहराई में तामीर की गई ईरान के जौहरी तनसीब में 83.7% खालिस यूरेनियम के ज़र्रात दरियाफ्त होने के बाद से ख़दशात में इजाफा हो गया है।
जॉर्जिया आज अपना यौम आज़ादी मना रहा है। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जॉर्जिया की हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद दी है। अपनी ट्वीट में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा इलिया डाराचियाशोली और जॉर्जिया की हुकूमत और अवाम को उनके यौम आज़ादी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। मुझे यकीन है कि हमारे ताल्लुकात मज़ीद आगे बढ़ेंगे। और अब खबरें खेल के मैदान से। पीवी सिंधु ने मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। सिंधु क्वार्टर फाइनल में सख्त मुकाबले में चीन की जांग जी को शिकस्त देने में कामयाब रही। सिंधु ने यह मैच 21-16, 13-21, 20-22 से जीतकर आखिरी 4 में जगह बनाई। सिंधु को मैच जीतने में 1 घंटे से ज्यादा लगा। मर्दों के सिंगल्स में एच.एस. प्रणॉय ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सेमीफाइनल में रसाई हासिल की है। उन्होंने जापान के कंचा निशिमोटो को क्वार्टर फाइनल में 23-25, 18-21, 21-13 से शिकस्त दी। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत के श्रीकांत को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। श्रीकांत को इंडोनेशिया के क्रिस्टियन अडेंटा के खिलाफ 16-21, 21-16, 21-11 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आगाज हो गया है। आज तैराकी में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के अनीश गोड़ा ने इन खेलों का पहला तमगा जीता है। अनीश ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की। मर्दों के जुमरे में ही जैन यूनिवर्सिटी के शिवा श्रीधर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए तलाई तमगा जीतने में कामयाब रहे। शिवा श्रीधर ने 200 मीटर में तलाई तमगा जीता। उन्होंने 2 मिनट 8.68 सेकंड की टाइमिंग के साथ पहली पोजीशन हासिल की। तैराकी में जैन यूनिवर्सिटी के ख्वातीन के 4x200 मीटर फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की है। जैन यूनिवर्सिटी की लड़कियों ने शुरू ही से बरतरी हासिल कर लिया और बासानी पहली पोजीशन कायम की। आईपीएल में आज दूसरा क्वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस की टीम क्वालिफायर 2 में आमने सामने होंगी। गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले को जीतने वाली टीम फाइनल में जगह बना लेगी, जहां उसका सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात टाइटंस का ये होम ग्राउंड है। वहीं रोहित शर्मा भी इस मैदान से बखूबी वाकिफ हैं। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में हैं। अहमदाबाद में हार्दिक पांड्या की टीम को हराना मुंबई के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि गुज़िश्ता कुछ मैचों में जिस अंदाज में मुंबई इंडियंस ने खेल का मुजाहरा किया है, उससे अब वो खिताब का मजबूत दावेदार बन गए हैं। इस सीजन में दोनों टीमें तीसरी मर्तबा आमने सामने रहेंगी। मुंबई ने 1 और गुजरात ने 1 मैच अपने नाम किया। और इसी के साथ ही अब आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।